hello guys, well I am Pravdeep Singh. Welcome to the first video of Explore with Prav. So आज हम बात करेंगे some tips and tricks for the preparation in the last 3 to 4 months for the board exams with my experience. मैंने 96.6% स्कोर किया था बोर्ड एग्जाम्स में इन द 2023 to 2024. So I will be easily able to tell you with tips and tricks that you require. So इस वीडियो में कवर करेंगे some basic question like is this possible to secure 95+% marks if we even study for last 3 to 4 months? Can we score? How to study? From where to study? And what to do? So let's get started with the video. So first of all, nothing is impossible in this world. So अगर आपने पिछले 6-7 महीने से कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट 3 to 4 मंथ्स में भी आप इजीली पढ़ के 95+% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स. So some basic strategy. Let's talk about the overall strategy first. So firstly, scoring 95+% marks in last 3 to 4 months preparation is not a big task. आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं पर उसके लिए a lot of hard work, discipline and most efficiently a dedicated approach towards study चाहिए होगा. So the overall strategy. अगर 95+% मार्क्स स्कोर करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द सिलेबस विद अस. हमें पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पेपर में आएंगे और कैसे पढ़ने हैं. तो उसके लिए मैं अपने साथ एक सिलेबस की कॉपी लेके चलता था जिसके पास मैं सभी चैप्टर्स को नोट करता था. आई यूज्ड टू सेट अ पर्टिकुलर टारगेट कि इतने दिन में मैंने ये चैप्टर ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं. सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू डू दिस. द नेक्स्ट इज आई नो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो NCERT निगलेक्ट करते हैं. We should not neglect NCERT as NCERT is a basic thing and all the basics or all the concepts that you want to revise is present in the NCERT. The basics of all the chapter are in NCERT. अगर हम NCERT छोड़ देंगे और rather we try to study from other books like RD, SL Aroda or we can say Cengage or all other books, तो उसमें सारे एडवांस कंसेप्ट्स हैं. वी विल नॉट बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस और बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होंगे. एंड द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इज सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मोर देन वन बुक्स. जैसे अभी एक मैथ्स का चैप्टर उठाया, उसको सिंगेज में से सॉल्व कर लिया, उसको NCERT में से कर लिया, एक क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन. दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सॉल्विंग अ चैप्टर फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शंस, मैंने एक क्वेश्चन सिंगेज में से कर लिया, एक क्वेश्चन इधर से कर लिया, एक और RD से कर लिया. दैट मैसेज अप ऑल द थिंग्स. First of all, try to solve the NCERT. अगर NCERT solve हो गई, then you can move to some other books. For example, R.D. Sharma, Moderns, or any other book which you prefer. I used to prefer the R.D. Sharma book, and also sometimes Moderns or exam areas are also good for maths. I will also be providing the list of the books which are good for chemistry, maths, and all those things in the further part of this video. So let's get started with the subject-wise strategy. First, let's talk about the mathematics part. Because mathematics is my favorite subject and I used to love solve the mathematical question and used to do calculation. So let's get started with mathematics. सबसे पहले एनालिसिस पे बात करते हैं. फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज 2022-24 दैट आई हैव गिवन, उसमें मैथ्स का पेपर इज लेवल्स बिटवीन इजी टू मॉडरेट. यू कांट से दैट बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस. इफ यू प्रिपेयर वेल यू कैन इजीली क्रैक 95+ मार्क्स इन द मैथ्स पेपर. पर उसके लिए आपको क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंट चैप्टर से, डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर 3D से क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से वेक्टर्स एंड 3D में से शॉर्ट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लिया. शॉर्ट एंड डिस्टेंस में अगर आपको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो उसके लिए कर लिया. वेक्टर फॉर्म में अगर दी नहीं है, दूसरी फॉर्म में दी है, फॉर एग्जांपल x = y = z फॉर्म में, तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. एंड लॉट्स ऑफ दिस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली इन द पेपर. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक काइंड का किया है और उसको ट्विस्ट नहीं किया तो दैट यू विल बी गेट स्टक्ड इन द पेपर एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. And the next step we can say that move to the MCQ part. MCQ is the major part of any paper. Students generally neglect MCQ. They say MCQ क्या है, 1 नंबर आएगा 1 नंबर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर 1 नंबर भी बहुत फर्क पड़ता है. और मान लिया आपको 95+% मार्क्स करने हैं तो 1 मार्क्स इज अ लॉट. देयर इज अ कहावत, बूंद बूंद से सागर पड़ता है. So 1 mark is a lot matters in a particular paper or any subject. So practice MCQs. More you practice MCQ, more you will be able to solve fastly and less time will be consumed in the MCQs part. So MCQs are the major deciding factor in any of your papers. अब MCQ की बात होगी, अब हम generally ask question, most of students पूछते हैं how to study and from where to study. This is the most asked question for any subject. Let's talk about maths. How to study maths? Firstly, you should try to solve each and every question from NCERT. NCERT से एक question, NCERT की एक exercise, then examples, everything you must try to solve. After that, you should move to some other book. For example, I used to solve NCERT from relation functions. Then I moved to R.D. Sharma, exam video or any other book. For example, मैंने relation functions की exercise की और उसके बाद मैं दूसरी बुक पे नहीं जाऊँगा. पहले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा,
उसके बाद नेक्स्ट बुक पे जाऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली यू कैन ऑल्सो डू, आई यूज टू डू कंप्लीट चैप्टर देन फ्रॉम अदर बुक. Most students also do like completing one exercise and completing the same exercise from the other book. That is also a good implementation. Then we can say from where to study. This is the most asked question. So where to study question का आंसर ये है कि पहले NCERT सॉल्व कीजिए, उसके बाद RD शर्मा, एग्जाम आइडिया, मॉडल्स, whichever book you prefer you can move to that. उसके बाद PYQs and sample papers, the major and most important part for the preparation of board exams. अगर आपने PYQs और सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए हैं देन डोंट थिंक ऑफ स्कोरिंग 95 प्लस मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम. बिकॉज अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो तो उससे आपकी टाइम एफिशिएंसी बढ़ती है. देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स. PYQs सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट होता है. मतलब आई विल सॉल्व PYQs देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस चैप्टर से पूछे गए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई बोर्ड एग्जाम्स, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कम. Now the approach of solving and sample papers and PYQs. बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि सैम्पल पेपर उठाया, 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर रख दिया, फिर आधे घंटे बाद इधर घूमने घर चले गए, फिर उसके बाद फिर आए, फिर सॉल्व किया, फ़ोन चला लिया, ऐसे. दिस इज द रॉन्गेस्ट अप्रोच टू सॉल्व. फॉर सॉल्विंग सैम्पल पेपर एंड PYQs यू शुड सेट अ टाइमर ऑफ 3 hours और पर्टिकुलर विच व्हाट इज़ द फॉर्मेट और व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर योर पेपर. जैसे बोर्ड का एग्जाम 3 hour का होता है तो 3 hour का टाइम स्टैम्प सेट किया, मैथ्स का पेपर उठाया, स्टार्ट सॉल्विंग इट. बीच में फ़ोन चेक नहीं करना. फर्स्टली सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टक एट वन क्वेश्चन आई विल नॉट गो टू ChatGPT or any other website and search starting the question and answer for that. That is a wrong approach. First of all, solve each and every question, then check after it. Check whether this question is right answered or not. Give marks to you. You will be able to understand at what level are you. And you can easily implement and change. For example, if you have done something wrong in the particular solving the question paper or particular concept you have done wrong, then you will be easily able to identify it, correct it and implement in a correct manner. So now let's move to the chemistry part. Chemistry का पेपर में 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना is a very easy task. Not easy but not moderate also. It is a between easy to moderate. Because chemistry का जो पेपर आता है you can easily finish it between 2 hours if you have studied well. If you are studying well chemistry, that is you are revising each and every concept again and again and again, then you will be easily. From past analysis, that is from 2023-24 paper which I had undergone, it was you can say a bit of easy to moderate level only. You can easily solve each and every question if you practice organic reactions, mechanisms or naming reactions. You will, if you write naming reactions again and again, you will be able to understand each and every concept behind the reaction or each and every particular catalyst or conditions. Inorganic chemistry का concept revise करो, physical chemistry का numericals practice करो, then you will be easily to able 95 plus. Now the strategy for cracking 95 plus marks in chemistry. If you want to definitely crack 95 plus marks, then we will be dividing this category between 3 parts, that is organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. Let's talk about the organic chemistry first. Organic chemistry is the most weighted part. सबसे ज़्यादा पेपर में मार्क्स जो आते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही जाते हैं और सबसे ज़्यादा पेपर आता भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटली यू कैन से दैट यू शुड बी एबल टू रिवाइज रिएक्शंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अगर मान लो आपने एक चैप्टर किया आज, जैसे कि एक चैप्टर का पर्टिकुलर टॉपिक किया, तो यू शुड बी राइटिंग रिएक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन सो दैट इट गेट्स एम्बेडेड इन योर माइंड. अगर कल मैं करूँगा तो कल मैं कल वाला काम जो किया ऑर्गेनिक का वो भी रिवाइज करूँगा, दैट आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू रिमेंबर दैट रिएक्शन फॉर अ लॉन्ग गो. You should be able to writing the mechanisms of each and every reaction. You should be writing each and every reaction. You should be able to understand or remember the concepts behind each and every reaction. That is why this is taking place. What if this happens? What if this happens? That you will be able to understand once you are done with the mechanism of that reaction. उसके बाद what I used to do. जब भी मैंने ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद आई यूज टू प्रिपेयर A4 शीट ऑन विच आई विल राइट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिक रिएक्शन, ईच एंड एवरी मैकेनिज्म इन शॉर्ट नोट्स यू कैन से, और ईच एंड एवरी नेमिंग रिएक्शन. उसके नोट्स बनाता था. जब भी मैंने पढ़ना होता तो उसको रिवाइज करूँ, उसके शॉर्ट नोट्स के साथ आप इजीली विल बी एबल टू रिवाइज इट. और वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, दैट इज द 4 marks case study or the 5 marks question that will be easily based on conversions only. That will definitely come. There are 99% chances that there will be at least one question in your paper. So definitely उसके लिए prepare करो, उसकी practice करो, so you will be able to get the marks from that part. Now let's move to the inorganic chemistry part.
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जो मोस्टली बच्चे जिससे डरते हैं और जिसको सबको इरिटेबल लगती है। पर ट्रस्ट मी, अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज किया है, उसके पीछे के कंसेप्ट समझे हैं कि एक्सेप्शन क्यों है, जनरल ट्रेंड्स के पीछे का क्या रीज़न है, तो यू विल बी ईजिली एबल टू क्रैक द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो आंसर्स की ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये समझने की कोशिश नहीं करते, ये जस्ट ट्राई टू क्रैम थिंग्स। अगर ये होगा तो ये होगा, दे यूज टू क्रैम इट। बट आई वुड सजेस्ट यू शुड अंडरस्टैंड इट, बिकॉज अगर अंडरस्टैंडिंग होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने क्रैम कर लिए थिंग्स देन इन द पेपर यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू विल बी लीडिंग टू लूज द मार्क्स। नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स, सब पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्रीज आते हैं। सो यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट पोर्शंस एंड डिफरेंट सेक्शंस। बिकॉज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल सेट बढ़ेगी, स्किल सेट के साथ साथ आपका कैलकुलेशन का टाइम बढ़ेगा, और कैलकुलेशन टाइम के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट करना आएगा, फॉर्मूला कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे आंसर आएगा, और कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, यू विल बी एबल टू ईजिली अवॉइड दोज मिस्टेक्स इन पेपर। एंड यू शुड ऑल्सो बी रिमेंबरिंग द कंसेप्ट्स, बिकॉज कंसेप्ट्स भी आएंगे पेपर में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। दैट्स द हार्ड ट्रूथ, so you will be able to. और physical chemistry के concepts are very important because sometimes in previous year paper I remember there was a question from solutions chapter which was numerical, but उसमें degree of associations का use हो रहा था, degree of dissociations और ये सब का यूज़ हो रहा था। so you should remember the formulas. फॉर्मूला याद करने मैं क्या करता था, एक नोटबुक पे फॉर्मूलाज लिखता था और उनको रिवाइज करता था। रिविजन इज द की टू सक्सेस इन केमिस्ट्री। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द केमिस्ट्री। नाउ फ्रॉम वेयर टू स्टडी केमिस्ट्री? केमिस्ट्री शुड बी स्टडीड फ्रॉम एनसीईआरटी मोस्टली। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। जनरली द क्वेश्चन, द कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आते हैं वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही होते हैं। उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल देंगे या तो एग्जैक्टली क्वेश्चंस डाल देंगे। आई रिमेंबर इन लास्ट ईयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक वर अ लॉट tricky and lot important. Certain questions are based on exceptions in organic chemistry जो कि बहुत important है और वो definitely करने ही चाहिए, क्योंकि उनके बिना आप 95 प्लस मार्क्स और 90 प्लस मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते। और जब आपका वो हो जाए तो उसके बाद यू कैन मूव टू सम प्रदीप्स बुक और वट एवर बुक यू वॉन्ट टू यूज़। आई डो नॉट प्रेफर एनी एक्स्ट्रा बुक्स फॉर केमिस्ट्री बिकॉज आई यूज टू स्टडी फ्रॉम माई school notes, tuition notes, or from NCERT only. That's were the only things that I used to study for the chemistry. Now, the most important things in this also MCQs. MCQs are the deciding factor. मैंने आपको पहले ही बताया कि MCQs के बिना आप 95 प्लस मार्क्स स्टोर नहीं कर सकते। So you should study for MCQs. You should practice MCQs, and MCQs will be deducting factor for most of our students जिन्होंने MCQs practice नहीं किए हैं। Sorry guys, due to some circumstances, location change करनी पड़ी। Let's move on to physics part. Physics is on tougher side as compared to the chemistry and maths portion. You can say that physics is demands little more practice as compared to maths and chemistry, because I used to prefer physics more as compared to both, because मुझे लगता था physics थोड़ी सी tough है as compared to chemistry and maths, तो मैं physics on daily basis practice करता था। If you also feel for any subject, so उस subject को आपको daily basis practice करना चाहिए। So let's move for the analysis of the physics. In the past 2-3 years we can easily see that physics paper is on tougher side. Physics का paper जो है वो tough होता है as compared to chemistry and maths. So you should practice solving both numericals and conceptual question, because पिछले 2-3 साल से फिजिक्स के पेपर में conceptual question और numerical questions का portion बड़ा है as compared to the pre-COVID time. So conceptual question and numerical questions are asked more than the previous time. So conceptual question और numerical question practice more करनी चाहिए। MCQs are the toughest things in the physics paper, because physics paper MCQs you will not be able to do if you are not having a good conceptual knowledge. अगर concepts clear नहीं है किसी भी chapter के तो उस chapter के MCQs आपसे नहीं होंगे, because MCQs in physics paper are tough as compared to chemistry and maths paper, but they are doable if you practice MCQs again and again. If you do not practice MCQs और concepts आपके strong नहीं है, अगर concepts strong है तब भी MCQs हो जाएंगे, पर concepts is the basic key in physics paper. Now let's talk about section B and section D, which are on a moderate side or easy side as compared to the other sections. So section B or section D questions generally are numeric. You can say in section D case studies you will find questions from optics, you can say electric potential,
Semiconductors is a good chapter to ask case studies from. Or you can also say that chapters like ray optics and wave optics is very important chapter, guys, because ray optics and wave optics is the most weighted, or the highest weightage of the paper is contained in the ray optics and wave optics only. And let's move on to how to study and what to study for the physics paper. How to study for physics paper is a good question, as physics comprises of lots of concepts like conceptual questions, numerical questions, or simply asked questions, or theorems, derivations of various formulas, or you can say there are device questions. Device questions are very important, guys. पेपर में एक ना एक क्वेश्चन डिवाइस पे पक्का आता ही आता है. आप भी 99% चांसेस हैं कि डिवाइस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. डिवाइस क्वेश्चन लाइक ट्रांसफार्मर्स, एसी सर्किट्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सेट्रा. ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डिवाइस क्वेश्चन. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर कंस्ट्रक्शन, देयर वर्किंग, द प्रिंसिपल बिहाइंड देम, एंड ऑल्सो द डायग्राम ऑफ देयर. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है देन यू कैन ईजिली राइट इन योर वर्डिंग व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द वर्किंग, हाउ इट इज वेड, हाउ व्हाट इज द, यू कैन ऑल्सो मेक द डायग्राम ऑफ दैट. डायग्राम बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए. सो प्रैक्टिस डायग्राम अगेन एंड अगेन बाय मेकिंग इट. न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है. न्यूमेरिकल्स, अगर न्यूमेरिकल्स पेपर पक्का आएंगे और फिर में न्यूमेरिकल्स नहीं किए देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर नॉट इवन 70 मार्क्स. 95 मार्क्स तो भूलिएगा, 70 मार्क्स भी नहीं आ सकते 100 में से. That is 30 are given by the school, then you will be only able to score less than 40 marks in that physics paper. Now the main question is from where to practice numericals. So numericals practice करने के लिए first of all you should solve each and every numerical of the NCERT. NCERT के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका कंसेप्ट थोड़े से और एनहांस होंगे. देन मैं एसएल अरोड़ा बुक प्रेफर करता था बिकॉज उसमें बहुत टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के लिए न्यूमेरिकल्स हैं और डिफरेंट कंसेप्ट्स पे न्यूमेरिकल्स हैं. सो आई वुड प्रेफर एसएल अरोड़ा, और यू कैन ऑल्सो चूज एससी वर्मा और विच आर बुक टू प्रैक्टिस. एसएल अरोड़ा में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं. एट एवरी चैप्टर एंड यू विल फाइंड द कंसेप्चुअल क्वेश्चन नियर अबाउट वेरिंग फ्रॉम 40 to 100 क्वेश्चन, फ्रॉम शॉर्ट लॉन्ग भी 20 to 30 होती हैं. तो एसएल अरोड़ा इज अ गुड बुक. कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं. एग्जाम आइडिया इज ऑल्सो गुड बुक. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम आइडिया में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं दे आर मोर थिंकेबल. अगर आपको एसएल अरोड़ा में थोड़ा सोचना पड़ता है तो एग्जाम आइडिया में जो क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ेगा. तो इज द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन फॉर एग्जाम आइडिया. एग्जाम में डेरिवेशंस भी कुछ दी हुई हैं जो कि यू कैन से आर इम्पॉर्टेंट. सो यू शुड ऑल्सो रेफर टू एग्जाम आइडिया और एसएल अरोड़ा और एनी अदर बुक विच एवर यू वांट. आई प्रेफर एग्जाम आइडिया एंड एसएल अरोड़ा फॉर फिजिक्स. सो एज नाउ वी आर डन विद maths, then chemistry, then physics. Now let's move to the fourth subject, that is English guys. English बहुत बच्चे निगलेक्ट करते हैं पढ़ना फॉर द बोर्ड एग्जाम. जैसे इंग्लिश ही है, जाके आंसर बना के लिख देंगे एंड व्हाट्सएवर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम वेरी फेमिलियर विद दिस एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने भी यही सोचा था कि इंग्लिश का जाके आंसर लिख देंगे वैसे ऐसे कहीं से भी बना के लिख देंगे, मार्क्स मिल जाएंगे. पर आई स्कोर 90 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100. अगर मैंने पढ़ा होता तो थोड़े से और मार्क्स आते एंड आई विल बी एबल टू स्कोर 98% इन द बोर्ड एग्जाम्स. सो वट एवर, we can't do anything now. So please try to understand that English is also equally important. For practicing English you should firstly पहले बुक्स उठाइए, चैप्टर्स पढ़िए, चैप्टर्स की क्या स्टोरी है उसको अंडरस्टैंड करिए, उसकी समरी सुनिए, उसकी थीम वगैरह वो सब सुनिए. देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम. उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन टू द रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं. 2 कॉम्प्रीहेंशंस आएंगे आपके पेपर में. द कॉम्प्रीहेंशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द पेपर. अगर आपको कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस नहीं की है देन यू माइट एंड अप लूजिंग 4 to 5 मार्क्स इन द कॉम्प्रीहेंशन अलोन. सो कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज राइटिंग सेक्शन फॉर द टाइम मैनेजमेंट. अगर आपने राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस नहीं की है then time management in English paper is very difficult. You will end up not completing on the English paper on time. Writing section में 4 क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे then you will be able to answer the questions what are asked, what formats and different times should be practiced. और अगर आप उसको writing प्रैक्टिस करोगे then you will be easily able to manage the time in the paper. So trust me guys, prepare the English for the board exam. नहीं तो आप भी मेरी तरह पछता रहे होगे बाद में, काश इंग्लिश पढ़ ली होती. Sad reality. So now let's move to the 5th subject, that is the optional subject. The subject which you have opted might be different than mine. And different students of different subjects, कोई physical education choose करता है, कोई music, कोई dance, कोई different, कोई IT. I choose IT as my 5th subject.
सो मैं IT के लिए टिप्स दूंगा. सो स्कोरिंग मार्क्स इन IT इज अ वेरी easy task as compared to all the other 4 subjects. Because IT comprises of chapters like communication skills, entrepreneurship skills and self-management skills. इसके अलावा सिर्फ 2 मेन चैप्टर्स हैं IT में, that are database management system and the fundamentals of Java. So इनको बहुत अच्छे तरह से पढ़ोगे तभी आप 95+% मार्क्स ले सकते हो, नहीं तो नॉट पॉसिबल. एक क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पक्का आएगा, दैट इज फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज टू राइट द क्वेरीज. आपको एक टेबल दिया होगा, क्वेश्चन दिए होंगे, ये टास्क करने हैं, तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखी जाएगी वो क्वेरी लिख के देता हो. उसमें फॉर्मकी का क्वेश्चन मोस्ट चांसेस है कि पक्का आएगा ही आएगा. तो उसके बाद लेट्स मूव टू जावा फंडामेंटल्स. Java is a very important chapter, not in your this board exam only, but in your further life also if you are choosing the computer field. जावा करने के लिए आपको सबसे पहले जावा के फंडामेंटल्स, व्हाट आर डाटा टाइप्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज इंटीजर, बूलियन एक्सेट्रा सब पता होना चाहिए. तो उसके लिए पहले आप बेसिक्स रिवाइज कीजिए, डाटा टाइप्स पढ़िए, वेरिएबल्स पढ़िए, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़िए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसके बाद यू शुड ट्राई टू सॉल्व इन द क्वेश्चंस फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो मुझे याद है पेपर में आता ही था, मतलब उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आते थे. जैसे आपको क्वेश्चन दे देंगे, प्रिंट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, प्रिंट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, स्क्वेयर दिस नंबर, राइट अ सिंटैक्स टू स्क्वेयर द नंबर, राइट अ सिंटैक्स टू क्यूब उसका स्क्वेयर रूट फाइंड करना. ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं. पैटर्न बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पैटर्न बिल्डिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरी सिंटैक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीक्वल का, और जावा के भी आपको जो सिंटेक्स है, जो कोडिंग है, वो लैपटॉप पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. इफ यू हैव अ गुड हैंड ऑन बोथ ऑफ दिस देन यू विल इजीली एबल टू स्कोर 95+ मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस आल्सो. नाउ लेट्स मूव टू द माय रूटीन, व्हाट आई यूज्ड टू फॉलो एंड व्हाट रूटीन यू शुड फॉलो. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कोई रात को पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है. आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट ओनली, बिकॉज रात में क्या होता था, व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज दैट पेरेंट्स भी सो रहे हैं, फ्रेंड्स भी सो रहे हैं, सो पढ़ना ईजी होगा. और डिस्ट्रैक्शन के लिए ओनली फोन वॉज देयर, सो फोन को थोड़ा सा साइड करके पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फ़ोन के लिए आपने टाइम निकाला और पढ़े को छोड़ा, देन 95 मार्क्स, गुड बाय. सो लेट्स फॉलो आवर रूटीन फॉर यू. From my opinion, if you are starting preparation from now only, that is only a few months, that is 3 to 4 months are left, then you should study at least 4 to 5 hours a day. 4 से 5 घंटे पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आपको 95+% मार्क्स स्कोर करने अभी से स्टार्ट करके. बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर 95+ मार्क्स. पहले तो आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, और प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा इज नॉट पॉसिबल. So 4 to 5 hours is the minimum time that you should take out for the study if you are starting from now. If you have practiced on previously only, if you have started studying from before 2-3 months or from the starting only, तो यू कैन रिवाइज. अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है देन यू कैन रिवाइज एवरीथिंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स और पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. अगर आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म कीजिए. रिवीजन जब सिलेबस खत्म हो जाए, अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब कल भी, अगर जब भी सिलेबस खत्म होगा उसके बाद आपको 1 हफ्ता रिवीजन पे देना, 1 हफ्ता रिवाइज कीजिए थिंग्स. 5 दिन 1 हफ्ते में सभी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको रिवाइज करके फिर स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज. Now, mostly down, what is the importance of solving sample papers and PYQs? It is very important to solve sample papers and PYQs if you want to score 95+ marks in the board exams. Because अगर आपने ये solve नहीं किए, then you will not be able to manage time in the paper, or you will not be able to solve the different kinds of the questions that are asked in the paper, or what kind of questions will be asked. For example, let's talk about sample papers first. तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दे पा रहा हूँ, क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने की भी स्ट्रैटेजी होती है. फॉर एग्जांपल, सेट अ 3 hour टाइमर, देन स्टार्ट सॉल्विंग इट. वो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सैम्पल पेपर उठाया, सॉल्व किया, आधा सॉल्व किया, फिर मन नहीं कर रहा, चले गए, फ़ोन चला लिया, फिर बैठ के सॉल्व करने. ऐसे नहीं, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच. टेक द टाइमर, पुट अ टाइमर फॉर 3 hours, स्टार्ट सॉल्विंग द सैम्पल पेपर. फाइंड इफ यू फील डिफिकल्टी सॉल्विंग पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट. आपने 3 घंटे में पेपर पूरा करना है. अगर वो नहीं हो रहा तो उसी टाइम फ़ोन उठा के नेट पे सर्च नहीं करना. पहले 3 घंटे में पेपर पूरा करो, बाद में उसको एनालाइज करो, उसको चेक करो कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, क्यों हुई, क्या कंसेप्ट लगाया था, क्या गलत हो गया. तो उसके बाद उसको एनालाइज करके उसके कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. उसके बाद आपको पता लगेगा, इससे आपकी गलतियाँ पता लगेंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट स्किल आएगी, क्योंकि पेपर में टाइम मैनेज कर पाओगे.
तो उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs। अब PYQs कुछ बच्चे कहते हैं मैंने सैम्पल पेपर्स तो कर लिए हैं तो PYQs क्यों ही करने हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आप PYQs सॉल्व करते हो तो आपको पता लगेगा कि पास्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको आइडिया है कि मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज अ गुड अप्रोच। अगर आपको पता हो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देन यू विल प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन लाइक दैट। अगर पास में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था तो वो आप करोगे तो आपको मोर आइडिया होगा कंसेप्ट्स का, दैट इज अ गुड अप्रोच। और PYQ सॉल्व करने का मेथड भी सेम है सैम्पल पेपर है कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ, सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो, गलती है तो एनालाइज करो एंड देन मूव ऑन। नाउ लेट्स मूव टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन। Revision is the basic and the most important thing while you are preparing for the board exams. Revision is the key to success in board exams. अगर आपने आज कुछ पढ़ा और उसको रिवाइज नहीं किया और पेपर का टाइम सीधा खोला then you will not be able to understand the concepts. अगर what I used to do, अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है तो मैं उसको शाम को रिवाइज करूँगा, उसके बाद अगले दिन फिर उसको रिवाइज करूँगा, उसके बाद मेरा एक डेडिकेटेड डे होता है। मान लो अगर मैंने हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कुछ पढ़ा है तो सैटरडे और संडे वॉज डेडिकेटेड, और सैटरडे और संडे विच वेरीज, कभी सैटरडे कभी संडे, तो वेरी करता है। उसके लिए मैं सिर्फ रिवीजन करूँगा। मान लो अगर मैंने इस दिन को पढ़ा तो मैं उसको रिवाइज करूँगा, मैंने क्या पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, इसका क्या कंसेप्ट था, क्या था। उससे आपकी चीज़ें रिफाइन होती रहेंगी और यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर अ लॉन्ग गो। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो देन यू आर अंडर अ थ्रेट ऑफ लूजिंग योर मार्क्स एंड स्कोरिंग लेस देन 90, नॉट इवन 95 बट 90 to 80 मार्क्स ऑल्सो। अगर रिवाइज करा होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग एंड easily able to score the 95 plus marks. So now let's talk about some of the common mistakes that are made by the students while preparing for the board exam. बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले भी बताया, जैसे अलग अलग बुक से चैप्टर को एक ही टाइम पे करेंगे। अगर एक चैप्टर कर रहे हैं दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। फर्स्टली यू शुड ट्राई टू सॉल्व द NCERT देन मूव टू द अदर, दैट विल एबल टू रिफाइन योर चैप्टर। अगर मैंने NCERT से कुछ किया और अगली बार उससे अगर चैप्टर उठाऊंगा मैं तो वो मेरा रिवीजन भी होगी, उससे मेरी थिंग्स रिफाइन भी होंगी, मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे एंड एवरीथिंग विल हैपन। अगर मैंने एक ही टाइम पे उससे उठा लिया उससे उठा लिया तो रिवीजन का तो नहीं होगी, रिवीजन भी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम से उससे भी कर रहा हूँ, उससे भी कर रहा हूँ और थिंग्स विल गेट मेस अप। And the next important tip is you should avoid changing your study material before that exam between 2 to 3 weeks. अगर मान लो मैंने किसी और बुक से पढ़ रहा था और 2 हफ्ते पहले मैं किसी और बुक से पढ़ लूँ तो things might be different. You can understand. और इसमें कुछ लिखा है तो उसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है, उसको किसी लैंग्वेज में लिखा है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। Things must be same but language का difference and I will get messed up between them. So avoid changing books or study material before 2 to 3 weeks of the paper. And procrastination is also a bad habit. Procrastination should be avoided if you are preparing for board exam. अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, मान लो मैंने आज कुछ काम करना है, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं फ़ोन चला रहा हूँ और कल पे डाल दूँगा, ऐसे करते करते कल आता जाएगा और पेपर्स का टाइम आ जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर इवन 80 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. So procrastination should be avoided. You should try to do the work that you have to do in the same day only. You should not put the work on the tomorrow or some another day. So now let's move to some tips that I would like to give you from my experience. मैं क्या करता था बोर्ड एग्जाम में, जैसे मेरे पेपर आया मेरे पास, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी द पेपर, पर मैं स्टडी नहीं करता था. आई वुड लाइक टू डू द MCQs इन दैट 20 रीडिंग मिनट्स. बिकॉज अगर मैं उसमें MCQs कर लूँगा और उसके MCQs को मेरा टाइम हो जाएगा. MCQs लिखने तो देंगे नहीं, जो कंसेप्चुअल है जो आप मन में कर सकते हो MCQs कर लो. मैं पेपर कभी नहीं पढ़ता, बिकॉज अगर मैं पेपर, मेरे साथ ऐसा होता था, अभी आपके साथ होता है, आई डोंट नो. मैं पेपर पढ़ने जाऊँ, अगर मेरे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता सो आई वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वुड फॉरगेट एवरीथिंग. मान लो किसी क्वेश्चन का आता भी है आंसर तो मैं वो भी भूल जाऊँगा. सो दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आपको भी ऐसा होता है तो यू शुड नॉट रीड द पेपर, रादर यू शुड ट्राई टू सॉल्व द MCQs इन दैट 20 minutes reading time. So now let's move to some general tips. For example, for the chemistry paper, you should learn the log values from 1 to 10. For the numericals, they are definitely very useful. लॉग वैल्यूज यूज़ होंगी ही होगी, ये अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ये पक्का है, बिना लॉग वैल्यूज के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा. समटाइम्स लॉग वैल्यूज गिवन बट समटाइम्स नॉट, सो इट इज़ रादर बेटर टू लर्न दैम, नॉट टू टेक एनी रिस्क. So now let's move to some another tip that is for maths exam, that is you should refine your +1 chapters also guys. For example, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज होंगे, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री +1 की रिवाइज करनी पड़ेगी. प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज करना पड़ेगा. 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट यूज करते हैं तो उसमें स्ट्रेट लाइंस भी रिवाइज करना पड़ेगा. बोनस टिप फॉर फिजिक्स इज दैट यू शुड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर MCQ क्वेश्चंस.
And also numerical or conceptual questions, as it will enhance your knowledge and you will be easily able to solve the physics paper in the lesser time, and you will be easily able to apply the concepts in the physics paper. Another tip that is for the English is that you must try to solve the writing section and the reading section, practice questions from them, so that you should easily be able to solve them and consume less time while solving in the paper. You should be revising the summary of each and every chapter, read each and every chapter and understand what is happening in it, so you should be easily be able to answer the literature part also. And the last and the final tip that is for the information technology from my side is that you should be practice the syntax questions for both database management system as well as the Java fundamentals. Because if you practice questions more and more, the more will be your knowledge, the more easy will be for you to apply them, और उतना ही आप ज़्यादा अच्छे स्कोर कर पाओ. So that's all from my side. Remember that 3 से 4 महीने is a lot of time. अगर आप इस 3 से 4 महीने में अच्छे से पढ़ते हो, then you will be easily able to score 95 plus marks. मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो लास्ट टाइम तक कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट 1-2 महीने में जाकर भी पढ़े तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे एज कम्पेयर टू जो नहीं पढ़ते. तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, स्टिक टू द शेड्यूल, रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर बाय योर पेरेंट्स, एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट मोटिवेशन इज गुड बट ओनली एंड ओनली की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी. Thank you for watching till end. Hit the like button if you like this video and subscribe the channel to see more videos like this, and share this video to your friend who need this video or any other people who you might know are in +2 class who are going to give their board exams and definitely need this video. And stay tuned for more videos. Thank you.